नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एथनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। आप यहां पर देख सकते हो कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा जेवर एयरपोर्ट की एक प्रकार से इनॉग्रेशन किया गया, जो कि है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेसिकली यहां पर क्या है कि इस इनॉग्रेशन के दौरान उनके द्वारा एथनॉल ब्लेंडिंग के बारे में कुछ बातें बोली गई, जो कि क्या है हमारे लिए जरूरी है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम एथनॉल के बारे में जानें और इसका ब्लेंडिंग करने का क्या फायदा है। आइए चीजों को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके द्वारा कहा गया कि 4.5 करोड़ बैरल हर साल हम क्या करते हैं कि जो क्रूड ऑयल है वो वेस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनसे मंगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत बड़ा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यह एथनॉल आखिरकार होता क्या है, जिसको हम अगर फ्यूल के अंदर यानी जो क्रूड ऑयल है उसके अंदर ब्लेंड कर देंगे और उससे क्या कर सकते हैं हम जो एरोप्लेन्स है उसके अंदर यूज हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले एथनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल है, जो कि क्या है कार्बन एमिशन कम करता है और इसी के साथ साथ ये जो हमारा फॉरेक्स आउटफ्लो है उसको भी कम कर सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर जो हमारी पूरी तरह से निर्भरता है उस निर्भरता को भी कम करता हुआ नजर आता है। अगर हम एथनॉल की बात करें तो बेसिकली आप ऐसा समझिए कि होता क्या है कि एथनॉल को और जो हमारा पेट्रोल डीजल या जो भी हमारे पास है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पेट्रोल हम बाहर से मंगाते थे उसके अंदर कमी आती है। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हम 2013-14 की बात करें तो हमें नजर आता है कि जो एथनॉल ब्लेंडिंग है वो हम सिर्फ और सिर्फ 1.6% ही किया करते थे, लेकिन 2022 में हमने एथनॉल ब्लेंडिंग 10% तक बढ़ा दिया। और अगर हम बात करें आज 2025 की और 26 की, तो हमें देखने को मिलता है कि जो एथनॉल ब्लेंडिंग है वो बोला जा रहा है कि हम लगभग 20% तक करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी के साथ साथ ये बेसिकली क्या है, जो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी है उसको बूस्ट करेगा, जो हमारा क्लाइमेट कमिटमेंट है कि हम जो कार्बन एमिशन है उसके अंदर कटौती करेंगे उसको भी फुलफिल करेगा, और जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम के अंदर डाइवर्सिफिकेशन का भी काम करने वाला है। अब ये डाइवर्सिफिकेशन कैसे करेगा अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो उससे पहले आप यहाँ पर जो एथनॉल है उसका एक फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एथाइल अल्कोहल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होता है, ये रिन्यूएबल होता है और इसी के साथ क्लीन एनर्जी होती है, और इसी के साथ साथ ये क्या है, बायोमास से क्या है बनाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बायोमास से बनाया जा सकता है, ये फ्यूल क्लीन होता है और सबसे बड़ी बात है रिन्यू हो सकता है ये फ्यूल। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर ये जो पूरा का पूरा बायो फ्यूल है, इसको अगर हम एथनॉल की ब्लेंडिंग का पूरा प्रोसेस देखें तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो बायो फ्यूल हम देख रहे हैं इसका जनरेशन के ना 3 स्टेज हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो जनरेशन है, ऐसा जनरेशन जिसके अंदर हम क्या है, क्रॉप के माध्यम से, फूड क्रॉप्स जो होते हैं उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एथनॉल प्रोडक्शन या फिर दूसरे शब्दों में कहें बायोफ्यूल फ्यूल प्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो शुगर केन यानी गन्ना और मेज यानी बाजरा, इन दोनों का हम यूज करते हैं। इसी के साथ सेकंड फेज आया जब हम क्या है, वेस्ट जो बायोमास है, जो क्रॉप रेजिड्यू है, उन सभी का यूज करते हैं बेसिकली क्या है, बायोफ्यूल बनाने के लिए। साथियों, पहला जो फेज है वो हमने बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट कर लिया है। अभी हम यहाँ पर 20 के आसपास है, लेकिन इन फ्यूचर हम कह रहे हैं कि लगभग 35% तक हम जो एथनॉल ब्लेंडिंग है यानी जो फर्स्ट जनरेशन के द्वारा निर्मित एक प्रकार से बायोफ्यूल है उसका यूज़ हम क्रूड ऑयल के रूप में या फिर जो हमारा एविएशन इंडस्ट्री है उसके अंदर और बाकी इंडस्ट्री में हम करने लग जाएंगे। तो अभी क्या है, पहले स्टेज को पार किए हैं और सेकंड स्टेज पर आए ही हैं। इसी के साथ थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का एडवांस फ्यूल सिस्टम होगा, जिसके अंदर हम जो बायो सीएनजी है और एलगी फ्यूल्स हैं उन सभी को भी डेवलप कर पाएंगे, ताकि हम क्या है, जो बायो फ्यूल का क्रिएशन है वो कर पाएं। तो एलगी फ्यूल
आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो एल्गी होता है, एल्गी मतलब काई बोलते हैं जिसको, उसके माध्यम से भी बायोफ्यूल को डेवलप किया जा सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि ये जो एथनॉल का प्रोडक्शन है वो आखिरकार होता कैसे है। जो हम शुगर केन है या फिर अन्य प्रकार के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके द्वारा ये बनाते कैसे हैं। तो आप सबसे पहले इमेज के अंदर यहाँ पर देख सकते हो, जो हमारे मोलेसेस होते हैं, मोलेसेस का मतलब जो आपका प्रोडक्ट हो गया, जैसे शुगर केन हो गया या फिर अन्य प्रकार की चीजें हो गई, ठीक है, जैसे कि मेज हो गया, ये सब चीज, इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन करने के बाद डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन के बाद इसको जो नेचुरल अल्कोहल होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर क्या होता है, डाइहाइड्रेशन के माध्यम से जो फ्यूल ग्रेड अल्कोहल है उसका प्रोडक्शन हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। और आगे ये जो प्रोसेस है इस प्रकार से चलता हुआ हमें नजर आता है। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ बता रखा है कि शुगर केन को हम सबसे पहले क्रश करते हैं, फिर उससे शुगर जो होता है यानी लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो उसका बायो प्रोडक्ट होता है उसी को ही मोलेसेस बोला जाता है, यानी जो उसकी डंठल बचती है ना उसी को हम बोलते हैं मोलेसेस। फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये मोलेसेस ना 3 स्टेज में हमें निकलते हुए नजर आते हैं, ए, बी और सी। अब यहाँ पर फर्मेंटेशन किया जाता है, डिस्टिलेशन किया जाता है, फिर हाइड्रेशन किया जाता है और फिर लास्ट में जो एथनॉल है वो हमारे सामने नजर आता है। अब यहाँ पर टाइप में हम देख सकते हैं जो सी टाइप होता है ना इसका, वो हैवी मोलेसेस होता है, ठीक है, यानी मोटे डंठल होते हैं बेसिकली गन्ने के। इसी के साथ साथ जो बी टाइप का होता है वो हैवी होते हैं, ये भी हैवी होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो एथनॉल का एक प्रकार से क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बाकी सब चीज़ें। अगर हम 100 केजी अगर शुगर केन को हम लगाते हैं अपने प्रोडक्शन के अंदर तो हमें प्राप्त होता है लगभग 60 लीटर एथनॉल। तो ध्यान रखिएगा 100 केजी के अंदर हमें 60 लीटर एथनॉल का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है शुगर केन के अंदर यानी गन्ने में। इसी के साथ साथ हम जो और भी अन्य प्रकार के जो मटेरियल्स हैं या सीरियल्स हैं यानी जो अनाज हैं उनका भी यूज़ करते हैं इसका प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे कि राइस, मेज, फिर उसी के अलावा डैमेज जो ग्रेन होते हैं उन सभी को। साथियों इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर अभी एक प्रश्न भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले जो स्टार्च होता है उसको क्या किया जाता है, शुगर के अंदर तोड़ लिया जाता है, फिर उसका फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन के बाद क्या होता है, इसका एथनॉल बना लिया जाता है, ठीक है। और अगर हम इसके प्रोडक्टिविटी की बात करें तो लगभग 99.99% हमें देखने को मिलता है कि ये प्रोडक्टिव हमें नजर आता है। अब देखिए ये तो हो गया एक प्रकार का जो फ्यूल था, ये वाला फर्स्ट जनरेशन का जो फ्यूल था उसको हम इस प्रकार से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन का यानी वेस्ट के थ्रू जो बायोमास के थ्रू हम क्या करते हैं बेसिकली प्रोडक्शन करते हैं, उसके अंदर बेसिकली हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा ग्रेन हो गया उसको क्या बोलते हैं, सलरी करते हैं। सलरी के बाद हम उसका क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के बाद फिर इसी प्रकार से हमें फ्यूल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये फ्यूल का सिस्टम देखने को मिलता है, इसका प्रोडक्शन सेम हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसको हम फिर आगे चल के क्या करते हैं, पेट्रोल के अंदर ब्लेंड करते हैं। और आज के समय में हम क्या कहते हैं, 20% पेट्रोल के अंदर इसको ब्लेंड करते हैं। इस वजह से इसको E20 के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा E20 क्या है, यानी एथनॉल को हम क्या करते हैं, जब पेट्रोल के अंदर 20% मिलाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं E20। अब इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोल कितना होगा, 80 होगा, और जो एथनॉल होगा वो कितना होगा, 20% होगा। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। और 2022 तक जो हम एक प्रकार से एथनॉल ब्लेंडिंग करते थे वो 10% था, लेकिन आगे हम इसको और बढ़ाने का सोच रहे हैं, ताकि जो ऑयल के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंसी है अदर इस कंट्रीज के ऊपर, स्पेशली हम यहाँ पर देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा तेल आता था सारा, वो सारा का सारा जो तेल है वो स्टक हो चुका है ईरान, इजराइल और एक प्रकार से अमेरिका के युद्ध की वजह से।
तो यहाँ पर हमने पूरा चीज़ देख लिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो एथनॉल है उसकी इम्पोर्टेंस अगर ओवरऑल देखें तो वो किस प्रकार से हमें नज़र आती है। तो सबसे पहले इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को बनाकर रखेगा, एनवायरनमेंट को बेनिफिट पहुंचाएगा। जो फार्मर्स होते हैं अगर वो और ज़्यादा गन्ना और इस प्रकार की फसलें उगाएंगे तो उनकी इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी। और इकोनॉमिक बेनिफिट तो है ही कि हम क्या है, बाहर देशों में जो अपना फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, ठीक है, वो हमारा सेव होगा, हमारा पैसा सेव होगा। और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी हमारा क्या है, प्रमोट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके सामने ना ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, कुछ खराब बातें भी हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको इसके लिए शुगर केन चाहिए, शुगर केन यानी गन्ना। अब गन्ने को उगाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक तो फर्टिलाइजर वगैरह ये सब तो चाहिए होता है, और सबसे बड़े पैमाने पर चाहिए होता है वाटर। अब जैसे शुगर केन हो गया, वाटरमेलन हो गया, और ये जितनी भी प्रकार की फ्रूट्स और ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं ना, वाटरमेलन अभी छोड़िए, लेकिन जैसे शुगर केन, राइस, ये सारे के सारे जो हमें एक प्रकार से क्रॉप नज़र आते हैं, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पानी मांगते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बड़े पैमाने पे इनको पानी की जरूरत होती है। तो इससे जो इंडिया का ग्राउंड वाटर है वो क्या है, नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो ग्राउंड वाटर के ऊपर हमारा जो स्ट्रेस है वो पड़ेगा, एक बात। दूसरा क्या है, फूड वर्सेस फ्यूल के ऊपर डिबेट छिड़ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर पूरा का पूरा प्रोडक्शन हम यहाँ पर करने लग गए और यहाँ पर जो किसान हैं उनका फायदा मिलने लग गया, तो नॉर्मल सी बात है वो गेहूं, फिर उसके अलावा चना, मटर, ये सब और दाल, ये सब उगाने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ शुगर केन, राइस और इस प्रकार की फसलें उगाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, उनको ज़्यादा मुनाफा होता हुआ नजर आएगा। तो एक प्रकार से फूड सिक्योरिटी वर्सेस फ्यूल इंडिपेंडेंस, दोनों के बीच में हमें यहाँ पर द्वंद्व देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर फिजिकल बर्डन भी इंडिया के ऊपर यहाँ पर होता हुआ हमें नजर आएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है भाई। ठीक है, अगर हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें क्या है, न्यूक्लियर एक प्रकार से एनर्जी की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थर्मल एनर्जी की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, या फिर जो हमारे पास पहले से ही एनर्जी है उन सभी को ही हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट के और कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जो लिए जा रहे हैं इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, तो हमें देखने को मिलता है कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में पारित किया गया, जिसका उद्देश्य था कि हम 20% जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो करेंगे। इसी के साथ साथ ये एक प्रकार के एडवांस बायोफ्यूल्स जो होता है उसको प्रमोट करने के लिए स्कीम लाई गई थी। दूसरी स्कीम नज़र आ रही है प्रधानमंत्री जीवन योजना। अब इसके अंदर 2G एथेनॉल प्लांट को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए ये पूरा सिस्टम यहाँ पर आया था। अब 2G यहाँ पर मैंने आपको बताया ही था कि ये है फर्स्ट जनरेशन का एथेनॉल प्लांट्स, और यहाँ पर सेकंड जनरेशन के एथेनॉल, यानी जो हमारा बायोमास वेस्ट है उसके माध्यम से जो हम फ्यूल एक प्रकार से डेवलप कर सकते हैं, उसको डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना की शुरुआत की गई थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी हमें यहाँ पर नज़र आता है, जिसके अंदर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए ज़रूरी है बायोफ्यूल ट्रेड और यहाँ पर टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इन सभी के ऊपर हम यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें इसका यूज़ क्या है, इसके फ़ायदे क्या है और भी, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और एडवांस सस्टेनेबल फ्यूल यहाँ पर इससे डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, एक प्रकार से अल्टरनेटिव होगा जो हमारे एविएशन टरबाइन फ्यूल सिस्टम होता है उसके अंतर्गत। इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे हमें देखने को मिलेगा कि इसके अगर हम अपनाते हैं तो किसी भी प्रकार का जो इंजन है उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। देखो, अगर हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं ना, तो इसके बिहाफ पर ये बोला जा रहा है कि जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं या फिर जिस व्हीकल के अंदर भी हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे, तो उस इंजन की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए कि एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जो फ्यूल है वो अपने अंदर उसके बिहाफ पर वो चला सके। तो हमें क्या है, इसका जो इंजन है, ये एरोप्लेन के इंजन भी चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है सुगरेंस, दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये एक प्रकार से SAF यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को हमें अपनाना चाहिए, ना कि क्या बोलते हैं बायोफ्यूल को। इसी के साथ साथ यहाँ पर
एडवांस सस्टेनेबल फ्यूल को हमें यहाँ पर अपनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, एक क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, ये एक प्रकार के मिशन है। इस प्रकार से इसके अंतर्गत क्या है, इस स्कीम के अंतर्गत कि भाई वेस्ट के द्वारा जो बायोमास है उन सभी के माध्यम से, नॉन फूड बायो जो मास होते हैं उनके माध्यम से एक प्रकार से हम जो बायोफ्यूल है उसको डेवलप करते हुए नजर आएंगे, जिससे जैसे कि क्या है कार्बन कैप्चर फ्यूल और यहाँ पर फुली ड्रॉप्ड इन फ्यूल, ये सारा सिस्टम हमें नजर आता है। तो सबसे पहले हम क्या है, यहाँ पर आप पूरा प्रोसेस देख सकते हो कि सबसे पहले जो कुकिंग फ्यूल होता है, फिर इसके अलावा बायो वेस्ट होता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम इसको फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। फ्यूल को कन्वर्ट करने के बाद हम इसको जो हमारे ट्रेडिशनल फ्यूल हैं उसके साथ ब्लेंड करते हैं, और ब्लेंड करने के बाद जो हमारा सिविल एविएशन पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है उसको हम दे देते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो पॉलिसी है अपनाने के बाद इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन, एग्रीकल्चरल सपोर्ट और यहाँ पर इकोनॉमिक रिजिलियंस को पुश होता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, वे फॉरवर्ड के रूप में हम कह सकते हैं कि जो अपना डाइवर्सिफिकेशन है वो करना चाहिए। जो वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट बेस्ड जो हमारा फ्यूल होता है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। और हाइड्रोजन बेस्ड जो बेसिकली क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर हमें यहाँ पर फोकस करना चाहिए। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, हम इसको कभी नेक्स्ट वीडियो में इसका जिक्र आएगा तो हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे जाने से पहले आप यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर बायोफ्यूल्स, यानी बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपका पहला ऑप्शन है कसावा, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन, ग्राउंड नट्स, सीड, हॉर्स ग्राम, रोटन पोटैटोज और सुगर बीट। साथियों इसका आप यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हो कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो, यानी ए ऑप्शन ये कह रहा है कि पहला, दूसरा, पांचवा और छठा ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि पहला, तीसरा, चौथा और छठा ऑप्शन ठीक है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन ठीक है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। अब आपको कौन सा आंसर इसका लगता है, या फिर आपने अभी जो हमने पढ़ा उसके बिहाफ पर आप इसको यहाँ पर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर जो सही आंसर करेगा उसको क्या है पिन कर दूंगा, ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर कौन सा है। साथियों लास्ट में जाते जाते आप यहाँ पर देख सकते हो करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो कि डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, मंथली मैगजीन के फॉर्म में करंट अफेयर, पूरे साल भर का करंट अफेयर बुकलेट पीडीएफ आपको एक ही स्थान पर मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 299 में। ठीक है, इस ग्रुप से आप जुड़ने के लिए सिंपल सा 8076586432 के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली नीरज कांति नाम से सर्च कर सकते हैं, ये अपना प्रोफाइल रहेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं QR कोड, उसको भी स्कैन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।